नमस्कार मित्रों, ज्ञान पर आपका स्वागत है। हम जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का यूनिट 4 का टॉपिक ले गए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। उम्मीद है ये टॉपिक 2 पार्ट में होगा पूरा, उससे ज़्यादा भी हो जाए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम क्या देखेंगे इसमें कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है और इसमें डैनियल गोलमैन का जो मॉडल है उसके डिस्कशन करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। तो पहले हम बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। यानी कि भावनात्मक संवेगों को समझना और उसका नियंत्रण करना, उसी आधार पर दूसरे की भी जो भावनाएं हैं उनको समझना और उनकी भावना के अनुरूप निर्णय करना और उनकी भावनाओं को प्रतिबंधित करना यानी प्रबंधित करना। तो यदि सबसे पहले थोड़ा सा इसके यानी कि बेस पे बात की जाए, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि बात की जाए, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उल्लेख सर्वप्रथम अरस्तू द्वारा किया गया था, लेकिन इस पद को व्याख्यायित करने का श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को दिया जाता है। डेनियल गोलमैन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इट कैन मैटर मोर देन IQ, क्या थी बुक? इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इट कैन मैटर मोर देन IQ में इसका विस्तृत वर्णन किया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, क्या करना? अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण करना तथा समुचित प्रबंधन के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना। भावनात्मक समझ दूसरों से व्यवहार करते समय व्यक्ति के संवेगों और अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है ताकि शांति और सामंजस्य बनाया जा सके। तो हमने देखा कि मोटा मोटा क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके नोट्स के अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो आपको नोट करना है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह मनुष्य की जज्बात परक योग्यता है जिसे EI से सूचित किया जाता है। यानी EI मतलब क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जो आपकी ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इसकी 4 क्षमताएं होती हैं, यानी कि 4 में कैटेगरीज में बांट सकते हैं और इन 4 को मिला क्या बनती है? आपकी भावनात्मक क्षमता बनती है, यानी कि भावनात्मक योग्यता बनती है, बुद्धिमत्ता बनती है। तो पहली क्या है इसमें? स्वयं को समझना। अब स्वयं में क्या क्या समझना हमें? हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, विचार, दुविधाएं और कमियां। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावना, इच्छा, विचार, दुविधा और कमियों को समझ लेता है तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति स्वयं को समझ रहा है। इसी प्रकार क्या है? स्वयं की भावनाओं यानी कि मनस्थितियों का प्रबंधन करना। मान लीजिए हमने अपनी सभी चीज़ों को समझ लिया तो उसका हमें प्रबंधन भी करना है। इसमें क्या है कि आत्म अप्रेरण यानी सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखना और आत्म नियंत्रण यानी कि अपनी भावनाओं, अपनी कमियों, कमजोरियों पर नियंत्रण भी स्थापित करना हमें। इसकी तीसरी बात क्या होती है? दूसरों की मनस्थिति को समझना, जिसे एम्पैथी यानी कि समानुभूति कहते हैं। हालांकि एक अलग टॉपिक भी पूरा है समानुभूति हमारा, क्योंकि मूलभूत जो आपके बुनियादी मूल्य हैं उसमें शामिल है, तो वहाँ भी देखेंगे हम इसको। आगे क्या है? दूसरों की मनस्थिति का प्रबंधन करना, सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सामाजिक दक्षता कहलाती है। हम इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे गोलमैन के मॉडल में भी, और उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो अंतः व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, खुद को समझना, और अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को समझना बुद्धिमत्ता की धारणा से विकसित अवधारणा है। ठीक, अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना, तनाव तथा अवसाद की स्थिति को रोकना, किसी के बहकावे में खुद को आने से रोकना, ये सभी क्या कहलाते हैं? आत्म प्रबंधन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की कौशल हैं ये। ठीक है, स्किल्स हैं आपकी, क्या? सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स हैं आपकी। और जो समानुभूति है क्या है? अन्य व्यक्तियों या प्राणियों की मनोस्थिति को सटीक रूप से समझना कि अन्य व्यक्ति के मन में कैसी भावनाएं, अनुभूतियां या तेवर हैं, उन्हें ठीक से भांपने की क्षमता क्या कहलाती है? समानुभूति कहलाती है, एम्पैथी कहलाती है। सामाजिक दक्षता यानी सोशल स्किल्स, अन्य व्यक्तियों या प्राणियों का प्रबंधन करने की क्षमता। इसका अर्थ है कि भावनात्मक रूप से बुद्धि तो इसके आसपास की मन स्थिति, ये कहलाती है आपकी सामाजिक दक्षता कहलाती है। इसमें क्या होता है? मन, अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इसका अर्थ है कि भावनात्मक रूप से बुद्धि तथा इसके आसपास की मनस्थिति का अपने उद्देश्य के अनुसार
प्रभावित कर सकना, जैसे किसी मित्र के दुखी होने पर ऐसा वातावरण बनाना कि वह सहज हो जाए, या किसी बच्चे को अनुशासन सिखाने हेतु नाराज होने का अभिनय करना। ये सब सोशल स्किल्स में आती हैं। अब हम कुछ लाभ और हानियां देखेंगे। हालांकि देखिए, टेबल हम देख लेते हैं यहाँ पे, हम इसे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका लाभ क्या है कि उच्च तनाव नियंत्रण होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, अपनी क्षमताओं को समझता है और दूसरे की भावनाओं को समझने की योग्यता रखता है, वो जो तनाव का उच्च स्तर है उसको नियंत्रित कर सकता है। इसी प्रकार कर्मचारी प्रबंधन में हम बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे हमारी कार्य संस्कृति बेहतर होती है और जनता के साथ संवाद भी सहज हो जाता है हमारा। हानि ये है कि छल कपट ज़्यादा कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरी की भावनाओं को समझ लेता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, तो संभव है कि वो छल कपट करने में भी ज़्यादा माहिर हो सकता है। अपने भाषणों से, अपनी अभिव्यक्तियों से या अपने व्यवहार से हमें इसने दिखा सकता है कि बहुत वो निश्चल और अच्छा है, परंतु अंदर से वो कपटी भी हो सकता है। यानी कि एक और समस्या ऐसे क्रिएट होती है कि वो क्या, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग। कोई हमारी भावनाओं को समझ ले तो उसके अनुसार क्या थोड़ा सा एक्टिंग करके हमारी भावनाओं को ब्लैकमेल कर सकता है, तो भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम इसमें डेनियल गोलमैन का जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता संबंधी सिद्धांत जो मॉडल है उसकी चर्चा करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है। डेनियल गोलमैन के अनुसार इस अवधारणा के निम्नलिखित अवयव हैं। तो हम देखेंगे इस अवयव क्या क्या है इसमें। देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया। जो डेनियल गोलमैन है, एआई के व्यवहारिक पक्षों पर सर्वाधिक बल दिया था और इसे एक अर्जित की जाने वाली योग्यता बताया था कि भाई ये क्या है कि अर्जित की जाती है, ये जन्मजात नहीं होती। कोई व्यक्ति इसे अर्जित करता है, सीखता है, समझता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक अर्जित की जाने वाली योग्यता है या क्षमता है, किंतु उसकी परिधि यानी जो रेंज है हमारी जैविक संरचनाओं से भी प्रभावित होती है। हालांकि इस पर हमारी जो जैविक संरचना होती है, अनुवांशिकी का भी प्रभाव पड़ता है। वो बोलते हैं कि जीवन में सफलता के लिए ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंसी का 85% योगदान होता है। 85% हमारी ईआई काम करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस काम करती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता काम करती है। जबकि आपका जो आईक्यू लेवल है, यानी कि जो आपका आईक्यू बौद्धिकता है जो आपकी, उससे केवल 15% योगदान होता है इसमें। अब हम यदि गोलमैन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की 5 योग्यताओं क्षमताओं के समूह को देखें, जो उन्होंने कहा कि भाई जो ये ईआई है आपकी, वो क्या 5 योग्यताओं क्षमताओं का समूह है। गोलमैन ये कहते थे ना इसको कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या है, 5 योग्यताओं या क्षमताओं का समूह है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि क्या है कि अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, स्वभाव, मूल्यों, उद्देश्यों, क्षमताओं, कमजोरियों आदि का स्पष्ट ज्ञान। मतलब जो हमारी क्षमता या कमजोरी का स्पष्ट ज्ञान हो जाए, साथ ही यह भी समझना कि मेरे व्यक्तित्व के पक्षों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्या कहलाती है, आत्म जागरूकता कहलाती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व से परिचित हो जाता है। उसका लाभ क्या होता है, निर्णय बहुत सुलझे हुए लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक, तो ये क्या था, आत्म जागरूकता। अगला क्या है, आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि अपनी भावनाओं की प्रकृति, उनकी तीव्रता तथा उनकी अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। इसमें हम क्या आत्म नियंत्रण करें। हमने वहाँ पहले क्या अपने आप को समझा कि हम क्या हैं, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, जागरूकता के बाद रेगुलेशन होगा, प्रबंधन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, भावनाएं कैसे हो सकती हैं, उसकी प्रकृति उचित भी है कि नहीं ये देखना है हमें, तीव्रता तो ज़्यादा नहीं है कहीं, और भावनाओं को अभिव्यक्त कैसे करना है। प्रकृति के संबंध में कहना का मतलब है कि क्रोध, मान लीजिए आप क्रोध बहुत कर रहे हैं, तो क्रोध के आवेश में आकर कोई अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। क्यों, क्रोध में हम कई बार कुछ अनाप शनाप या गलत भी कह देते हैं जो हम नहीं चाहते अंदर से, पर क्रोधवश कह दिया। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि आत्म प्रबंधन में क्रोध के समय तो अभिव्यक्ति को रोक देना चाहिए हमें। उसके बाद जब हम शांत मन स्थिति में पहुंचे तभी कोई वार्ता करें, कोई बातचीत करें। तीव्रता भी गलत हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके कोई ऑफिस में कोई जो व्यक्ति है लेट आता है, देर से पहुंचा, तो ये मत करो कि बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को तीव्र करते हुए उसको सीधा निलंबित कर दो, नहीं, बल्कि कारण बताओ, नोटिस जारी करो और भाई पूछो कि आप लेट क्यों आए। अगर कारण उचित है तो ठीक है, अन्यथा फिर कार्रवाई की जा सकती है उस पर। तो क्या था, हम क्या कर रहे हैं, आत्म प्रबंधन में भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, उसकी प्रकृति को और तीव्रता को। आगे क्या करते हैं, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए ध्यान रखना कि अभिव्यक्ति की अधिकता स्वयं समस्या न बन जाए। मतलब कई बार हम आवेश में आके बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं या हमारी अभिव्यक्तियाँ बहुत निचले स्तर पर हो जाती हैं, कुछ कहते ही नहीं। दोनों
उसकी जो गैप है, जो अंतर है, उसको नहीं देखना हम उसका मध्यम मार्ग अपनाना है भाई। एकदम सहज स्थिति में आके किसी को कुछ कहना है। आगे होता है आत्म अभिप्रेरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आत्म अभिप्रेरण, सेल्फ मोटिवेशन। कई बार क्या होता है, टारगेट्स बहुत दूर होते हैं हमारे, तो ऐसी स्थिति में हम कभी निराश भी हो जाते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, लोग भी ताने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या, हमें खुद की प्रेरणा खुद को बनाना है। कैसे? जब व्यक्ति का उद्देश्य काफ़ी दूर हो तथा उसे बाहर से पर्याप्त अभिप्रेरणाएं यानी मोटिवेशन ना मिल रही हो, हमें कोई मोटिवेट भी नहीं कर रहा, तो उपलब्ध ना हो, तो वह स्वयं ही खुद को प्रेरित कर सके। इसमें क्या होते हैं, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे दिनचर्या में मनोरंजन तथा रुचियों को समय देना। भाई ये नहीं कि लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जब तुम मनोरंजन और रुचियों के साथ टाइम बिताओ, भाई कुछ खेलो कूदो। और ऐसे समूह में रहना जिनके उद्देश्य समान हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरों की निराशा के क्षणों में उसके साथ खड़े होना और विफलता के डर इत्यादि की सहज अभिव्यक्ति के मार्ग खोजना, जैसे कि किसी अंतरंग मित्र को बताना, मतलब भाई आपको कोई समस्या है तो उसको शेयर करो किसी क्लोज फ्रेंड से। और क्या करो, अपने टारगेट्स को कागज पे लिखो और फाड़ के फेंक दो बेशक से। इससे होता क्या है कि आपकी जो कुंठा होती है, जो डर होता है, वो निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। और अपनी सफलता के प्रति हमेशा सकारात्मक भाव बनाए रखना। ये मत सोचो कि मैं हार जाऊंगा, सोचो कि मैं जीतूंगा और जरूर जीतूंगा। अब इसी में हम देखो चौथी शक्ति की हमारी क्षमता क्या है, समानुभूति। दूसरों की अनुभूतियों तथा भावनाओं को सटीक रूप से पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता। यानी कि किसी की मनोस्थिति को जानने के बाद उस जानकारी, जो हमें ज्ञान मिला, का प्रयोग सही निर्णय लेने में करना। उदाहरण के लिए पिता का मूड ठीक होने पर ही पैसे मांगना, ये नहीं कि भाई पिताजी गुस्से में और पैसे मांग रहे हो तो भाई जड़ देंगे तुम्हें। फिर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए खुद को उसकी जगह पर रखकर ये समझने का प्रयास करना कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। जैसे कि किसी नेता की आलोचना करने से पहले ये सोच लेना कि मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। ठीक। अब सामाजिक दक्षताएं हैं, गार्डनर ने कहा है कि क्या है, अंतर वैयक्तिक दक्षता का इसको अर्थ क्या है कि व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ, क्या व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह से बनाकर रखने चाहे कि उन संबंधों से उसी तथा सभी को लाभ हो। जैसे व्यक्ति से संबंधों में समस्या की स्थिति में सकारात्मक तरीके से समाधान, ना कि संबंध विच्छेद। मान लीजिए कोई विवाद क्रिएट हो जाए तो उसको ना पॉजिटिवली सॉल्व करो, ये नहीं कि रिलेशन खत्म कर दो, नहीं। आगे अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति उपयुक्त फीडबैक उचित तरीके से देने की क्षमता। मान लीजिए भाई किसी का व्यवहार अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा, तो ना एक उचित तरीके से फीडबैक दो। वो क्षमता होनी चाहिए आप में, ताकि वो सुधार कर सके या अप्रिशिएट हो सके, दोनों बातें हैं इसमें। अगर किसी व्यक्ति से संबंध बहुत अच्छे ना भी हो तो कम से कम ऐसे प्रकार्यात्मक संबंध बनाए रखना जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। मान लीजिए आपके संबंध किसी से बहुत अच्छे नहीं है, तो संबंध खत्म मत करो, एकदम नकारात्मक मत बना लो, प्रकारात्मक संबंध बनाए रखो ताकि जो संगठन के उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। दूसरों के काम में अनावश्यक टांग न अड़ाना, सम्मिलित प्रयासों का श्रेय अकेले लूटने की इच्छा न रखना। इसी प्रकार क्या है, समूह के विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं, कमजोरियों, स्वभावों, रुचियों तथा मनोवृत्तियों को समझते हुए उन्हें कार्य का आवंटन करना। तो हर चरण में इस बात की जांच करना कि अंतर व्यक्तिक संबंधों के कारण संगठन को नुकसान ना पहुंचे। तो ये क्या थी आपकी, ठीक है। तो हमने अभी टॉपिक देख लिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये क्या है, इसमें गोलमैन का मॉडल क्या है, क्षमताएं क्या होती, सारा देगा। अच्छे से कीजिए, पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा होगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से करने की। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।